वेलकम एवरीवन। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कि जो एटम होते हैं, एटम का जो मास होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, एटम की वैलेंसीज क्या होती है, एटम का साइज क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछला जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम के बारे में डिस्कस किया था। एटम को किसने खोजा था, किसने ढूंढ निकाला था, उसके बारे में क्या बताया था, फिर उसके क्या रूल्स होते हैं, लॉज जो होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, ये सारे चीज़ें डिस्कस किए थे। अब हम एटम को और डिटेल में सीखेंगे और हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एटम का जो साइज है वो कितना होता होगा, एटम का मास क्या होता होगा, उसकी वैलेंसी क्या होती है, और बहुत सारे फैक्टर को हम लोग सुनेंगे। सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू मास, रिलेटेड टू साइज ऑफ द एटम, रिलेटेड टू वैलेंसी एंड मेनी मोर थिंग, ये सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एटम्स, तो एटम्स के बारे में हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोग ने ये सीखा था, डाल्टन ने बताया था कि एटम सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का, और उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसके कुछ रूल्स होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। पहला होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप कोई रिएक्शन करते हो तो जो भी रिएक्शन का रिएक्टेंट है, जिसका रिएक्शन हो रहा है, उनका मास जब देखोगे रिएक्शन के बाद वापस से प्रोडक्ट का मास देखोगे, इक्वल आएगा। फिर हम लोग ने कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में देखा था। कोई भी एलिमेंट जब रिएक्शन करता है तो वो हमेशा हमेशा अपने मास के हिसाब से प्रोपोर्शन में बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और आपको 9 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और 9 ग्राम वाटर बनाएंगे। बिकॉज ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर। तो अगर आपके पास 9 ग्राम वाटर है तो हमेशा उसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। बिकॉज हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 8 होता है, तो ये अपने मास के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं, रेशियो बना लेते हैं। ये सारी चीजें सीखे थे। अब हम डिस्कस करने वाले साइज ऑफ द एटम। अभी एटम का साइज कितना होता होगा, बेसिकली इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ पहले क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर लेते। कैन यू रिकॉल फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज इट डिस्कवर्ड दैट एटम हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर व्हेन। ठीक है, हमें डाल्टन ने तो बता दिया हर एक ऑब्जेक्ट एटम से बने होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कब ये हम लोग ने सीखा था, ये चीज को हम लोग को पूछा गया। इसका जो आंसर है वो है कि हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये जाने थे। रदरफोर्ड ने हमें बताया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर भी कुछ चीजें होती है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि कोई भी एटम जो होता है उसके पास कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर को लिख लेते हैं, फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट। तो आंसर है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता चला था से हम लोगों को ये पता चला था कि कोई भी जो एटम्स होते हैं उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। तो सबसे पहले जो पार्ट्स होता है वो न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस है, हम लोग देखो अगर देखेंगे तो 2 चीज होते हैं। एटम के जो पार्ट्स होते हैं 2 ही नहीं होते बट बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट बोला गया उसको हम डिस्कस करते हैं। एक देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रॉन। ओके, ये 2 पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो बेसिकली एटम के पास जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज। एक हमें 2 पार्ट्स पूछा गया तो हम लोग एक प्रोटॉन बताएंगे और एक जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये एटम के अंदर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन के ये आंसर्स थे। अब हम लोग एटम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब देखो यहाँ पे हमें एटम के बारे में क्या है, एटम आप देख सकते हैं ऐसे रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। जस्ट सी, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। हम लोगों को ये पता है स्मॉलेस्ट होता है।
आखिर कितना छोटा होता है, कितना स्मॉल होता है, ये चीज़ को हम लोग को डिस्कस करने वाले। ये चीज़ को हम लोगों को डिस्कस करना है एक्चुअल में उसका साइज क्या होता है। तो देखते हैं हम इसका साइज क्या होता है। साइज ऑफ द एटम इज बेसिकली, ये इतना छोटा है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 mm आप लोगों ने देखा है, आपका जो स्केल होता है, अगर आप स्केल की बात करोगे, आपके जो नॉर्मल आप स्केल क्लासरूम में यूज करते हैं, उसके ऊपर सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो 1 mm होता है। कितना होता है वो? 1 mm होता है। और 1 mm को हम लोग बोलते हैं 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो देखो अगर आप स्केल पे देखोगे, आपके पास स्केल है, ये 0 है और ये 1 mm। ठीक है, 1 mm सबसे छोटा वैल्यू आपके स्केल पे। देखो आपका स्केल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 और 4, ऐसे 15 तक होते हैं, राइट, है ना। तो 0 और 1 के बीच में ऐसे ये 10 लाइन्स होते हैं। कितने? 10 लाइन्स होते हैं। तो ये जो पहला दूसरा लाइन है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को 1 mm बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। क्लियर? ये और ये 1 mm, बहुत छोटा, इसको बोलते हैं 10⁻³ अब इसके भी आप 10 पार्ट्स करोगे, ऐसे 10 पार्ट्स करोगे, तो ये वाला जो हिस्सा आएगा आप इसको क्या बोलोगे? -4 मीटर, 10⁻⁻4। फिर ये दोनों को वापस से आप क्या करो? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये जो छोटा हिस्सा मिलेगा आपको वो रहेगा 10⁻⁻5। फिर ये दोनों को आप वापस से 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, जो सबसे छोटा हिस्सा आएगा -6। फिर से करो -7, फिर से 10 पार्ट्स में करो -8, -9, -10। अब ये जो आपको मिला, दिस इज व्हाट कॉल्ड ए साइज ऑफ द एटम। तो एक एटम का साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, उसके रेडियस से डिटरमाइन किया जाता है। द एटॉमिक रेडियस, अब रेडियस क्या होता है उसको देखना है। देखो एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और रेडियस कितना है वो डिसाइड करता है कि एटम का साइज क्या है। ओके, द एटॉमिक रेडियस मतलब ये डिस्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट, है ना। तो ये जो भी ऑर्बिट रहेगा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तक मेजर करो आप या ऑर्बिट तक मेजर करो, लेकिन आउटरमोस्ट, अगर और भी एक ऑर्बिट है तो उसके इलेक्ट्रॉन को मेजर करना आपको। ठीक है, यहां से सेंटर से लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिया गया बेसिकली 1 मीटर जो होता है इसका यूनिट होता है 1 मीटर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। अगर आपके पास 10⁻⁹ नैनोमीटर है तो आप उसको 1 मीटर बोलोगे, राइट। और अगर आप 1 नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इतना छोटा है, देखा, मीटर को आपको 9 बार 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 मीटर को आपको 10 पार्ट्स में 9 बार डिवाइड करना है तो आपको 1 नैनोमीटर मिलेगा। देखो 1 नैनोमीटर, माइनस सिंबल बताता है डिवाइड करना, 9 बार डिवाइड करना है 1 मीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में। तो देखो ये 1 मीटर है, इसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने बार किया? 9 बार करना है। देखो वापस से 1 मीटर है सपोज, ये इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ओके, अब उसका छोटा हिस्सा ले लो, इसको वापस से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, फिर अब इसका छोटा हिस्सा लो, वापस से 10 इक्वल पार्ट में, ऐसे 9 बार करना है। जो आपको मिलेगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज 1 नैनोमीटर। तो इतना छोटा होता है। सो दिस इज द साइज ऑफ, बेसिकली एक नॉर्मल साइज होता है। जो एटम के पास एक ही ऑर्बिट होता है वो एटम का बेसिकली साइज 10⁻⁹ मीटर के आसपास होता है। या तो आप 1 नैनोमीटर बोल लो, या तो कभी कभी 10⁻⁻10 के आसपास भी होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। इसी से हम लोग बोलते हैं जो एटॉमिक रेडियस होता है वही एक एटम का साइज होता है। आगे देखते हैं साइज ऑफ द एटम के बारे में और क्या हमें पता चल रहा है। द एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द एटम। द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट द लार्जर द साइज। ऑब्वियसली हम लोग एक एटम का साइज कैसे निकाल रहे हैं? एक एटम है, उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, तो अगर ऑर्बिट ज्यादा है तो वहां तक डिस्टेंस जाएगा, तो जितना ऑर्बिट है उतना ज्यादा एटम का साइज होते रहेगा। बट सपोज आपके पास 2 एटम है, एक यहाँ पे एक एटम यहाँ पे, और दोनों का ऑर्बिट का साइज सेम है। ऑर्बिट का साइज यानी कि एटम का रेडियस सेम है। तो अब हम क्या करेंगे? उनके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर गिनेंगे। ओके, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा रहेगा उसका साइज कम होगा, और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा। वापस से
अगर दो एटम का आप देखते हैं, दो एटम का रेडियस सेम मिलता है आपको, मतलब इसमें भी दो ऑर्बिट है, इसमें भी दो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का डिस्टेंस हमने लिया, सेम आया, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के नंबर से बताएंगे कि कौन सा एटम बड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा तो एटम का साइज छोटा रहेगा। देखो, इफ टू एटम हैव सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देन द एटम हैविंग द लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द स्मॉलर, वो छोटा होगा, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा वो बड़ा होगा। एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसके लिए इसका एटम का साइज हम छोटा मानेंगे देन द एटम ऑफ सोडियम, सोडियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होता है, इसके लिए हम बोलेंगे इसका जो साइज है वो ज्यादा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइज ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम का साइज क्या होता है, किसी भी एटम का साइज बेसिकली 1 नैनोमीटर तक का होता है। जिस एटम में सिंगल ऑर्बिट होता है उस एटम का बेसिकली जो रेडियस होता है 1 नैनोमीटर होता है, और किसी भी एटम का जो रेडियस होता है उसी को हम साइज ऑफ द एटम बोलते हैं, जो कि हम न्यूक्लियस से लेके फर्स्ट ऑर्बिट तक या तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक हम मेजर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट जिसके पास एक ही ऑर्बिट है, जिसके पास दो है तो लास्ट ऑर्बिट तक हम लोगों को मेजर करना है, उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइज ऑफ द एटम। तो ये एक ऑर्बिट के लिए बेसिकली 10 टू द पावर -9 होता है, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया 1 मीटर को आप छोटे छोटे पार्ट में 10 बार डिवाइड करते जाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ द एटम। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, मास ऑफ द एटम। तो बेसिकली जो एटम का मास होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैंने आपको बताया कि एक एटम के पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो एटम में होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एटम के बाहर ऑर्बिट करते हैं ना। तो एटम का मास कौन बनाएगा, एटम का मास कौन बनाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते ही नहीं है, इसके लिए एटम का मास से इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं। एटम के अंदर कौन होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटम का मास कौन बनाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हम लोग एक नंबर से मास को डिनोट करते हैं, हम लोग नंबर काउंट करते हैं कि एक एटम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है, उसको ऐड करते हैं और हम बोलते हैं ये इस एटम का एटॉमिक मास नंबर है। वही चीज की हम लोग यहाँ पे जानकारी देख रहे हैं। देखो, द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस एंड इट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट, ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो उसका मास डिसाइड करता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनको ऐड कर देने का इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, इसको हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। और हम लोग कोई भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं। बट अभी हम लोग को एटॉमिक मास नंबर को देखना है, राइट। तो एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास कितना होता है, अभी हम लोग बेसिकली उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर से जज कर रहे हैं। अगर कोई एटम है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो हम बोलेंगे इस एटम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 4। कितना है, 4। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया, 4। तो जो भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं जितने न्यूट्रॉन उनको ऐड करो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अगर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, दोनों को मिलाएंगे तो एक न्यूक्लियस बनता है, राइट। तो न्यूक्लियस किससे बन रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। सो दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द मास एंड साइज ऑफ द एटम। तो साइज ऑफ द एटम इज बेसिकली 10 टू द पावर -9 मीटर या तो 1 नैनोमीटर बोल लो। ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस होता है, इसी को आप एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। और ये जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा उसी हिसाब से ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ते जाएगा। और एटॉमिक मास क्या होता है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम में, उसको एटॉमिक मास नहीं बट एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। इससे हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से एटम का साइज कितना होता है समझ में आ चुका है, एटम का मास क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है मास नंबर, उसके बारे में समझ में आ चुका है। तो अच्छे से आप रिवाइज कर लो, ये टॉपिक को अच्छे से समझ लो, अच्छे से सीख लो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।